बॉलीवुड को फिर लगा झटका। नहीं रहे अंग्रेजों के जमाने के जेलर, मुंबई में ली आखिरी सांस। असरानी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, कौन होगा उनकी संपत्ति का वारिस? वो कौन सी कमी थी जो उन्हें जिंदगी भर खली? क्यों उनके अंतिम संस्कार में नहीं दिखे बड़े बड़े सितारे? क्यों गुपचुप हुआ उनका अंतिम संस्कार? कौन है उनकी पत्नी? कैसे पिंक सिटी का लड़का पहुंचा माया नगरी? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। शोले फिल्म का ये डायलॉग शायद ही कोई कभी भूल सकता है। इस फिल्म के जरिए बच्चे बच्चे के दिल में अपनी जगह बनाने वाले कॉमेडी के जादूगर बेताज बादशाह गोवर्धन असरानी ने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 20 अक्टूबर को जब पूरी दुनिया दीपावली के जश्न में डूबी हुई थी, तभी बॉलीवुड में ये शौक की लहर दौड़ गई और बी टाउन एक बार फिर से स्तब्ध रह गया, क्योंकि असरानी साहब उन सितारों में से एक थे जो इंडस्ट्री को कभी कभी ही मिलते हैं। उनके निधन से दुखी अभिनेता से लेकर राजनेता तक ने नम आंखों से असरानी साहब को श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है, जिसकी भरपाई हम शायद ही कभी कर पाए। बीते कई दिनों से असरानी साहब मुंबई के ही एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें फेफड़ों की समस्या थी, जिसके चलते उन्हें जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 20 अक्टूबर की शाम को करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। इसके बाद मुंबई के ही सांता क्रूज श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही मौजूद रहे। दरअसल असरानी ने अपनी पत्नी से कहा था कि उन्हें अपनी अंतिम विदाई में किसी भी तरह का शोर शराबा या हू हल्ला नहीं चाहिए। वो जिस सादगी के साथ अपने घर परिवार के साथ रहते थे, उसी सादगी के साथ अंतिम विदाई भी चाहते हैं। इसीलिए उनके अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत ही नहीं दी गई और कुछ खास लोगों के बीच उन्हें पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। वहीं मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया चैनल पर उनकी पुरानी यादें घूमने लगी। उनके निभाए गए यादगार फिल्मी किरदारों को दर्शक शायद ही कभी भूल पाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी साहब का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा में हंसी का पर्याय सिनोनिम बन गया। उनका जन्म 1941 को हुआ था। उनके पिता ठाकुरदास जेठानंद असरानी का जयपुर में ही कालीन और साड़ियों का व्यापार था और उनकी दुकान जयपुर के फेमस मार्केट पंचपत्ती के पास स्थित है। वैसे तो उनका पूरा परिवार पाकिस्तान के कराची में रहता था, लेकिन बंटवारे की चिंगारी ने इस परिवार को भी पाकिस्तान से भारत आने पर मजबूर कर दिया और वो गुलाबी नगरी जयपुर में आकर बस गए, जहां उन्होंने साड़ियों का व्यवसाय शुरू किया, जो अच्छा चल पड़ा। इसीलिए परिवार को भी उम्मीद थी कि असरानी साहब भी पारिवारिक व्यापार ही संभालेंगे। दूसरी तरफ मध्यवर्गीय सिंधी परिवार का ये लड़का जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और फिर राजस्थान के ही एक कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने जयपुर के इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम किया। वहीं से उनकी आवाज और अदायगी ने सबका ध्यान खींचना शुरू किया और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपने टैलेंट को बड़े पर्दे पर भी निखारा जाए। असल में असरानी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनके अंदर एक्टिंग की ललक भी बढ़ती जा रही थी, पर परिवार नहीं चाहता था कि बेटा इस लाइन में जाए, इसलिए उन्हें घर के ही बिजनेस को संभालने के लिए बिठा दिया गया। पर असरानी साहब नहीं रुके और घर से भागकर मुंबई पहुंच गए। पर हर नए एक्टर की तरह उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, पर फिर भी कहीं काम नहीं मिला। बाद में किसी ने सलाह दी कि एक्टर बनने के लिए तुम्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और 1964 में डिप्लोमा पूरा भी कर लिया और एक बार फिर काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से छोटे मोटे रोल भी उन्हें मिलने लगे, पर असली पहचान मिली सीमा फिल्म के एक गाने से। लेकिन जब इस गाने को उनके परिवार ने सुना तो वो सीधे मुंबई पहुंचे और बेटे को वापस घर ले गए। यहाँ जैसे तैसे असरानी साहब ने अपने घर वालों को मनाया और एक बार फिर मुंबई लौट आए और फिर शुरू हुआ उनका असली करियर। उन्हें बड़ा ब्रेक आशिकेश मुखर्जी की 1971 की फिल्म गुड्डी से, जिसमें उनके कॉमिक रोल को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद वो अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात में भी नजर आए और इसके बाद उन्होंने आशिकेश मुखर्जी की सत्यकाम में भी काम किया। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि कोई अच्छी फिल्म मिल जाए जिससे उनके करियर को बड़ा बूस्ट मिल जाए, और ये हुआ 1975 में। ये वो साल था जिसने गोवर्धन असरानी के करियर की दिशा ही बदल दी और उन्हें स्ट्रगलिंग एक्टर से एक चमकता हुआ सितारा बना दिया, जिसके कॉमिक अंदाज, छोटी हाइट, कड़क आवाज और शानदार डायलॉग डिलीवरी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। और ये सब हुआ सिर्फ एक फिल्म शोले में बोले उनके डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इस डायलॉग और इसके बाद असरानी साहब की एक छोटी सी झटके वाली हंसी ने सिनेमा के कोने कोने में वो गूंज पैदा कर दी कि जिसने भी असरानी को देखा और सुना, वो उनकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाया। वैसे तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी
और जया जैसे तमाम बड़े बड़े सितारे थे, लेकिन अपने छोटे से जेलर वाले रोल की वजह से असरानी ने इन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं, जबकि उनका ये रोल महज 9 मिनट का था और इस 9 मिनट में ही वो सब पर भारी पड़ गए और फिल्म की पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली। और यहीं से उनके करियर ने रॉकेट की रफ्तार में उड़ान भरनी शुरू कर दी। उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। वो जिस भी फिल्म में काम करते उनकी एक्टिंग इतनी कमाल होती थी कि मेकर्स उनके लिए कोई ना कोई रोल तो जरूर लिखते थे। यही कारण रहा कि उन्होंने अपने करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें पिया का घर, मेरे अपने, परिचय, बावर्ची, नमक हराम, अचानक, अनहोनी, पति पत्नी और वो, परिचय, छोटी सी बात, रफ्फू चक्कर, खून पसीना, अलाप, अहमदाबाद नो रिक्शा वाला, 7 कैदी, संसार चक्र और पंखी नो माल जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं, जिनमें उनकी एक्टिंग और रोल काफी अलग थे। यहाँ तक कि 1972 में आई कोशिश और चैताली में उन्होंने नकारात्मक किरदार भी निभाया, लेकिन दर्शकों के दिमाग में छपी उनकी कॉमिक इमेज ने उन्हें सबसे ज्यादा फायदा दिलाया और अब वो एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाने पानी की तरफ निकल पड़े। और बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म 1977 में आई, जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। इस मूवी में असरानी ने लीड एक्टर का रोल प्ले किया। फिल्म के नाम की तरह इसकी कहानी भी फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने की चाहत लिए मुंबई के गलियारों में भटकते नौजवानों पर बेस्ड थी। दरअसल शोले और दीवार जैसी कुछ फिल्में देखने के बाद देश भर से बहुत सारे नौजवान हीरो बनने के लिए मुंबई की ओर दौड़ पड़े थे। ये 70 के दशक में एक ट्रेंड बन गया था। इसी ट्रेंड को असरानी ने अपनी फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की। हालांकि फिल्म ने रिलीजिंग और उसके कुछ समय बाद तक तो कुछ खास रिस्पांस दिया नहीं, लेकिन बाद में युवाओं के बीच ये काफी पॉपुलर हुई। वो बात अलग है कि मूवी हिट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बाद भी सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी कई फिल्में बनाई। इस तरह अपने 58 साल के करियर में एक्टिंग का तड़का लगाने वाले असरानी साहब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बन गए और हर क्षेत्र से उन्होंने अच्छी खासी नेटवर्थ भी जमा कर ली। उन्हें आखिरी बार फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में देखा गया था और इस पिक्चर के लिए उन्होंने 45 लाख रुपए चार्ज किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अपनी हर फिल्म के लिए 45 से 50 लाख रुपए ही चार्ज करते थे। इसके अलावा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी 10 से 15 लाख रुपए लेते थे, जबकि छोटे मोटे रोल्स के लिए भी उनकी फीस लाखों में थी। और इन सभी सोर्सेज से वो अपने पीछे परिवार के लिए लगभग 48 से 50 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति छोड़ गए हैं। इसके अलावा मुंबई में उनका अपना एक घर भी है। हालांकि उनकी गाड़ियों और अन्य संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो लाइमलाइट से जरा दूर ही रहना पसंद करते थे। उन्हें सादगी भरा जीवन ज्यादा पसंद था, इसीलिए कैमरे पर भी शायद ही आपने उन्हें कभी पोज देते हुए देखा हो, क्योंकि वो कैमरे से दूर अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश रहना ज्यादा पसंद करते थे। बता दे कि उनकी इस करोड़ों की संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई औलाद नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम मंजू असरानी है, जो पहले मंजू बंसल हुआ करती थी, और मंजू भी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा रह चुकी है। उनकी असरानी से पहली मुलाकात आज की ताज़ा खबर और नमक हराम के सेट पर हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और तुरंत एक अजीब सा कनेक्शन फील किया। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, किसी को देखकर दिल की घंटी अचानक से बजती है, कुछ वैसा ही सीन यहाँ भी हुआ था। और इसका सबसे बड़ा रीजन था सिनेमा को लेकर उन दोनों का प्यार। धीरे धीरे वो प्यार में पड़े और बात शादी तक जा पहुंची। दोनों ने परिवार और समाज की रजामंदी से शादी की और एक दूसरे का साथ भी निभाया, फिर चाहे बात प्रोफेशनली रही हो या फिर पर्सनली। मंजू द्वारा फिल्मों की बात करें तो वो कबीला, उधार का सिंदूर, तपस्या, चांदी सोना, चोर सिपाही समेत दर्जनों फिल्मी कर चुकी है। एक्टिंग में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद उन्होंने कैमरे को पीछे छोड़ने का फैसला किया और 1990 में डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की और 1995 में आई फिल्म मां की ममता को उन्होंने डायरेक्ट किया था। कुल मिलाकर मंजू और असरानी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से हिट बना लिया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं खाली रह गई। उन्हें कभी औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। शादी के कुछ समय बाद तक तो ये कमी दोनों को खली, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे को ही अपना सब कुछ बना लिया। और अब असरानी साहब की संपत्ति की भी एक ही दावेदार हैं, और वो है मंजू, यानी उनकी पत्नी। वैसे क्या आप जानते हैं कि उनके ना होते हुए भी हम उन्हें फिल्मी पर्दे पर एक नए अवतार में देख सकते हैं। दरअसल इसी साल अगस्त में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग सितंबर में शुरू होने जा रही थी। हालांकि फिल्म में उनके शेड्यूल को पहले ही शूट कर लिया गया था, या ये शेड्यूलिंग अभी बाकी थी, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, क्योंकि हैवान के अलावा भी
उन्होंने हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की शूटिंग निपटाई थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि असरानी के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करेंगे। क्या आपको भी इस मूवी का इंतजार है? क्या आप भी दिवंगत गोवर्धन असरानी को बड़े पर्दे पर देखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।